हेलो माय प्रीशियस फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन विद एजे में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 हिंदी क्षितिज के चैप्टर नंबर 9 ऋतुराज को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 ऋतुराज को स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि प्रत्येक वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। और कमेंट के माध्यम से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उनका निवारण कर सकें। पाठ परिचय से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं ऋतुराज का जन्म कब हुआ। 1940 ईस्वी में, ठीक है ना। जीवन परिचय देखते हैं ऋतुराज जी का। ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी सन 1940 को भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद, यानी 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन करने के बाद अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है, मतलब दैनिक जीवन में जो अनुभव हमारे को महसूस होते हैं वो अपनी कविता में उनको अभिव्यक्त करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। और अभिव्यक्त का जो रूप है वो भी कैसा है, यथार्थ है, जैसा का तैसा। और वह अपने आसपास के रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब अपना जो पाठ है उसका मूल भाव देख लेते हैं कि क्या है। प्रस्तुत कविता कन्यादान में माँ ने बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दी है। प्रस्तुत कविता कन्यादान में माँ ने बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श, यानी जो उसके परंपरागत आदर्श होते हैं ना, जैसे एक लड़की को होना चाहिए, उस रूप से हटकर शिक्षा दी है। कवि का मानना है कि समाज की व्यवस्था में स्त्रियों के प्रति आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ गया है, जो आदर्श के मुखौटे में एक बंधन का रूप होता है। स्त्रियों की कोमलता में ही कमजोरी का भाव जुड़ा है। कवि के कन्या को लड़की जैसा नहीं दिखाई देने में यही आदर्श भाव प्रकट होता है। बेटी माँ के सबसे नज़दीक होती है। बेटी जो है माँ के सबसे नज़दीक होती है। वह प्रत्येक सुख दुख में माँ की सहेली होती है, इसलिए उसे माँ की अंतिम पूंजी भी कहा गया है। किसको? बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। इस कविता से कवि ने स्त्री जीवन के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। कन्यादान, हमारी कविता का नाम क्या है? कन्यादान। पद्यांश 1 से प्रारंभ करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कि कवि ने यहाँ माँ के दुख का प्रामाणिक स्वरूप प्रकट किया है और बेटी के भोलेपन को दर्शाया है। व्याख्या पे चलते हैं। कवि ऋतुराज ने बताया कि कन्यादान करते समय माँ को जो दुख होता है वह बड़ा ही सच्चा और वास्तविक होता है, क्योंकि माँ के लिए उसकी बेटी ही एक अंतिम पूंजी का रूप होती है, जो अपने सभी सुख दुख माँ से बांटती है। माँ जानती है कि जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही है वह लड़की अभी समझदार नहीं हो पाई है।
माँ के अनुसार उसे अभी दीन दुनियों को समझने की शक्ति नहीं है। वापिस इस लाइन को समझिए, माँ के अनुसार उसे अभी दीन दुनिया को समझने की शक्ति नहीं है। अभी वह केवल इतनी भोली और सरल थी कि उसे जीवन के कुछ सुखों का ही ज्ञान था। केवल इतनी ही भोली और सरल थी कि उसे जीवन के कुछ सुखों का ही ज्ञान था। विवाह के बाद अपने जीवन में आने वाले दुखों या झंझटों के बारे में वह नहीं जानती थी। उसे सुखों के पीछे छिपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे सुखों के पीछे छिपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे तो केवल वैवाहिक जीवन के अस्पष्ट सुखों का ही एहसास था। वैवाहिक जीवन के अस्पष्ट सुखों का ही एहसास था, अर्थात वह सुखों की कल्पना में डूबी थी। वह सुखों की कल्पना में डूबी थी जो वास्तविक आधार से बहुत ही अलग थे। अतः उसके मन में उठने वाले तर्क और विचार केवल काल्पनिक भाव थे जो सच्चाई से बिल्कुल परे थे। ये तो था अपना पद्यांश 1। अब पद्यांश 2 स्टार्ट करते हैं। माँ ने कहा पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि कवि के अनुसार यहाँ माँ ने बेटी को जीवन की वास्तविकता की सीख दी है और दुखों से घबराए बिना आगे बढ़ते रहने के लिए कहा है। व्याख्या है कि कवि ऋतुराज कहते हैं कि माँ ने बेटी का कन्यादान करते समय अपनी बेटी को समझाया कि उसे कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर मोहित नहीं होना है। मतलब अपने रूप सौंदर्य, अपने चेहरे पर कभी भी मोहित नहीं होना है। अर्थात ससुराल में जाकर वह स्वयं के रूप सौंदर्य के बंधन में ना बंधे। दर्पण में स्वयं को देखकर स्वयं ही मुग्ध ना हो। जीवन की वास्तविकता का रूप कुछ अलग ही है तथा प्रत्येक लड़की का कार्य रसोई घर में होता है और वहाँ की आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलकर मरने के लिए नहीं होती। अर्थात आग का केवल सदुपयोग ही करना, कभी किसी हीन भावना से अपने आप को कायर मत बनाना। अतः माँ ने बेटी को सौंदर्य बंधन में ना बंधते और आग का सदुपयोग करने की सीख दी है। ठीक है ना, 2 सीखें दी हैं। पहला कि अपने सौंदर्य पे ज़्यादा मुग्ध मत होना और उसके बंधन में बंध मत जाना। और दूसरा क्या है कि आग का जो है ना सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। ठीक, अब चलते पद्यांश 3 पर। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। स्त्री जीवन के माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत होना। यानी कवि के अनुसार माँ अपनी पुत्री को वैवाहिक जीवन की सीख देती है। किसकी सीख देती है? वैवाहिक जीवन की सीख देती है और उसे समझकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है कि उसको समझो और आगे बढ़ो। व्याख्या चलते हैं कि कवि ऋतुराज कहते हैं कि माँ ने अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय समझाया कि वस्त्र और आभूषण स्त्रियों की शोभा बढ़ाने वाले हैं। वस्त्र और आभूषण स्त्रियों की शोभा बढ़ाने वाले हैं, लेकिन वास्तव में यह एक भ्रम है जिसके कारण वह उचित अनुचित की समझ खो देती हैं। अर्थात स्त्रियां वस्त्र आभूषण पाकर अपने मन में कुछ गलतफहमी पाल लेती हैं। वह उनके लालच में अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाती और इस भ्रम में बंधकर अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाती हैं। माँ ने पुत्री को अंतिम सीख के तौर पर कहा कि लड़की बनकर रहना पर लड़की जैसी मत दिखना। अर्थात समाज में अत्यंत दुर्बल, कमजोर, पराश्रित मतलब दूसरों पर आश्रित व दमन चक्र से दबी मत रहना। सब कुछ जानते समझते हुए साहस व श्रम से अपना जीवन व्यतीत करना। समय समय पर सहनशीलता को अपनाते हुए स्वाभिमान जीवन व्यतीत करना। इस प्रकार माँ ने पुत्री को जीवन की आवश्यक बातें अपनी सीख के रूप में देकर विदा किया। ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। पर दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।